नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें, और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। तो बिना वक्त गवाए पहले आपको बताता हूं आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। आज जरा गिरते रुपए की बात करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कई बार सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुराने बातों का, बयानों का जिक्र होता है। तब तो ये कहते थे, अब तो ये कहते हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। इस पर पीएम मोदी की जो पुरानी बातें आपको सुनाई जाती है, उनका लाइव टेस्ट करेंगे कि क्या वो बातें झूठी थी। आज के हालात में क्या स्थिति है। मजबूत डॉलर और कमजोर रुपए की असली कहानी आपको बताऊंगा, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा माउंटेन वॉर के लिए पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर शॉट क्या करेगा, उसकी चर्चा होगी। स्कर्ट वाले ईरान वर्सेस हिजाब वाले ईरान का चैप्टर भी खोलूंगा। और हार्ट अटैक से बचाने वाले 60 सेकेंड पाठशाला में लाइव डेमो। आजकल बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। वो 60 सेकेंड जो आपको हार्ट अटैक आने के बाद बचा सकते हैं, आज उसके बारे में आपको लाइव बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में रोज की तरह सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह का यह दूसरा कश्मीर दौरा है। अमित शाह कल वैष्णो देवी के मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं, और उसके बाद राजौरी जाएंगे, बारामूला जाएंगे। दोनों जगह 2 रैलियां हैं, उनको संबोधित करेंगे। फिर अमित शाह जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। यह उनका कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, अमित शाह जम्मू कश्मीर में है। सोनिया गांधी जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। मतलब दोनों नेता अपने अपने कार्यक्रम में बिजी हैं, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। सोनिया गांधी इसके लिए कर्नाटक पहुंच भी चुकी हैं। 6 अक्टूबर को वो कर्नाटक के मंड्या से यात्रा में शामिल होंगी। इस बीच आज राहुल गांधी कर्नाटक के सुत्तूर मठ, मैसूर में मस्जिद आजम और सेंट फिलोमेना चर्च गए थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सेहत गंभीर बनी। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट, जो सीसीयू होता है, उसमें अभी भी भर्ती हैं। अखिलेश यादव वहां पर लगातार मौजूद हैं। पीएम मोदी ने भी अखिलेश यादव को फोन किया, पूछा मुलायम सिंह जी कैसे, उनका सेहत का हाल जाना। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानकारी ली है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी जांच कर रही है। उसमें हत्या का मोटिव क्या है, अब यह साफ हो गया। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और जो 2 आरोपी थे, उनका सच बाहर ना आ जाए, इसलिए अंकिता को मार दिया गया, यह कहा जा रहा है। आरोप है कि पुलकित अंकिता को जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए कह रहा था। अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। खेरसॉन के 2 इलाकों में यूक्रेन की सेना की जीत के बाद चेचनिया के कमांडर ने परमाणु हमले की धमकी दी। चेचनिया के कमांडर ने कहा है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ लो पावर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन एक साथ हो गया। अब आज पहली क्लास, और इसमें डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए, जिसकी आप बात सुनते कि कमजोर हो गया, आज उस पर एक लाइव टेस्ट लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी बातें और आज के हालात, दोनों को टेस्ट करके देखेंगे। इसका चैप्टर खोलता हूं। रुपया डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 50 पैसे के पार पहुंच गया। मतलब आज की तारीख में अगर आप देखने जाएंगे कि रुपए की कीमत क्या है, तो अगर $1 आपके पास है और वो $1 आप जमा कराएंगे, तो आज की तारीख में आपको 81 रुपया 50 पैसा मिलेगा। और अगर इसी का उल्टा समझें तो 81 रुपया 50 पैसा दीजिएगा, तब आपको $1 मिलेगा। यह आज की तारीख में हो रहा है, और इसको लेकर देश भर में बड़ी चिंताएं हैं। होनी भी चाहिए, बतौर पब्लिक आपको चिंता होनी चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब भी रुपए में गिरावट की बात आती है, तो पीएम मोदी के विरोधी जो है, वो उनकी पुरानी बाइट्स निकालते हैं, पुरानी बातें याद कराते हैं। इनमें पीएम मोदी के पुराने वीडियो शेयर होने लगते हैं सोशल मीडिया पर भी। देखे नहीं मोदी जी तब क्या कहते थे, अरे मोदी जी से नहीं हो पा रहा, अरे रुपया गिर गया, देखो देखो देखो। ये आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा।
यही वीडियो दिखा दिखाकर जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी रुपए की कमजोरी पर पहले खूब बोलते थे, तो अब नहीं बोलते, सरकार नाकाम हो गई है, अब आवाज नहीं निकल रही, वगैरह वगैरह। जबकि रुपया रिकॉर्ड लेवल पर गिर गया है। पहले आप सुनिए कि जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता था और नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब नरेंद्र मोदी क्या कहते थे। वो पुरानी बाइट्स जो आपको सोशल मीडिया पर बार बार दिखती हैं, उनमें से कुछ चुनकर लाया हूं, वो आपको सुनाता हूं और फिर बताता हूं कि रुपया और डॉलर की असली कहानी क्या है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये नरेंद्र मोदी के, आज के दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तब के बयान है जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। एक गलती जो उसमें लिखी जा रही थी, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लिखा था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो बयान थे वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस गलती को इग्नोर मार दीजिए, हो जाती है गलती लिखने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब बयान 2012 से 2014 के बीच दिए, और उनके यही वीडियो मोदी विरोधी जब तब दिखाते रहते हैं। यही इस वक्त भी हो रहा है, जब रुपया रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो फिर यही बयान निकाले जा रहे हैं। आपको भी सुन के लगे, अरे हाँ यार, मोदी जी तो कहते थे कि रुपया कैसे गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है, इसको रोक क्यों नहीं रही है, ये आपके दिमाग में भी आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक्त क्यों ऐसा बोलते थे, और आज के हालात कैसे उस वक्त के हालात से अलग हैं, आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यह बहुत जरूरी है बतौर भारतीय नागरिक आपके लिए समझना। पहले आपको 2012 की बात बताता हूं, जब रुपया गिर रहा था डॉलर के मुकाबले और उस वक्त नरेंद्र मोदी चिंता जताते थे। तब भारत का रुपया एशिया के अंदर सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसियों में एक था। दिसंबर 2011 से दिसंबर 2012 के बीच एशिया में डॉलर के मुकाबले दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वॉन, वो मजबूत थी, +7.29%। अगर आप देखेंगे फिलीपींस की करेंसी, पेसो कहते हैं उसको, वो 6.5% मजबूत थी उस जमाने में। सिंगापुर डॉलर वो 6.24% मजबूत हुआ करता था एशिया के अंदर। अगर आप देखेंगे दूसरे और देशों की करेंसी, अगर आप देखेंगे मलेशिया की करेंसी रिंगिट, मलेशिया तक की करेंसी मजबूत हुआ करती थी। चीन की करेंसी युआन, वो भी मजबूत होती थी। यानी एशिया में भारतीय रुपया एक तरह से इकलौता ऐसा था जो गिरा जा रहा था, -3.46%। तो उस वक्त जब नरेंद्र मोदी कहते थे कि भैया रुपया गिर रहा है, तो इसलिए कहते थे कि सब मजबूत थे,
रुपया गिरा जा रहा था। यह वैसे है कि एक क्लास के अंदर सारे बच्चे पास हो रहे थे और एक लड़का फेल हो रहा था, तो उसकी चिंता जताई जा रही थी कि अरे सब पास हो रहे हैं, यही क्यों फेल हो रहा है। यानी जहां एशिया की दूसरी करेंसी मजबूत हो रही थी, भारतीय रुपया कमजोर हो रहा था, और इसलिए नरेंद्र मोदी तब रुपए की कमजोरी के बारे में बता रहे थे। अब मैं आपको इन्हीं देशों के बारे में, इन्हीं देशों की करेंसी की आज की स्थिति यानी 2022 में इनका क्या हाल है बताता हूं, और रुपया का हाल बताता हूं। जिस दक्षिण कोरिया के बारे में आपको बताया, दक्षिण कोरिया जिसकी करेंसी के बारे में आपको बताया, वो 2013 में उसकी हालत क्या थी? वो थी प्लस 7.29%। और 2022 में इसकी हालत क्या हो गई है दक्षिण कोरिया की करेंसी की? ये 22% नीचे है बॉस, नीचे चली गई। तब ऊपर हुआ करती थी, अब नीचे चली गई। फिलीपींस, ये तब हुआ करती थी, अगर आप देखेंगे 2013 में फिलीपींस की करेंसी ये भी ऊपर होती थी 6.59%, और आज की तारीख में आप देखेंगे तो इसकी हालत क्या हो गई है? ये भी गिर गई है, और 16% डाउन है ये। देख रहे हैं? सिंगापुर का डॉलर 2013 में उसकी हालत क्या थी? वो 6% अप हुआ करता था, बड़ा हुआ था, और आज की हालत में इसकी क्या है हालत? 6% डाउन है। मलेशिया की करेंसी, रिंगिट कहते हैं इसको, इसकी हालत क्या थी? 3.37%, यह भी ऊपर चढ़ा हुआ था। आज की हालत में इसकी क्या हालत है? 11% गिरा हुआ है, डाउन। चीन की करेंसी युआन, उसकी हालत क्या थी? उसकी हालत थी 0.99%, यह भी अप हुआ करता था। आज की तारीख में युआन करीब 10.40% जो है वो गिरा हुआ है, यह भी डाउन। यह दुनिया में हालत है इस वक्त करेंसीज की। और रुपीस की हालत, इंडियन रुपया जो है इसकी हालत क्या है 2013 में और 2022 में? तब इसकी हालत क्या थी? 3.46% डाउन था, और आज की हालत क्या है? 10.25% कमजोर है। अब आपका पहला ऑब्जर्वेशन यह होना चाहिए कि हां, रुपया आज की तारीख में कमजोर है, लेकिन आज की तारीख में रुपया तब कमजोर है जब एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं, और कई तो भारत से भी ज्यादा नीचे हैं। 22% भारतीय रुपये से, 22%, 16%, 11%। चीन की करेंसी 10% से ज्यादा गई हुई है। और जब नरेंद्र मोदी चिंता जताते थे 2013 में कि तब रुपया क्यों गिर रहा है भाई, तब सब ऊपर थे, सब ऊपर जा रहे थे, 6%, 3%, 7% ऊपर जा रहे थे। तो यह वजह है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी चिंतित हो रहे थे। दुनिया में वैश्विक हालात ऐसे हों कि सब सह रहे हों, जैसे आज कोरोना के संकट काल के बाद, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद हालात बने, तो समझ में आता है। तब सब चमचमा रहे थे, हम चरमरा रहे थे, इसलिए उस वक्त चिंता होती थी बॉस। तो कोई भी बाइट उठाए, कहीं से लगाए और चला दिए, ये सब छोड़िए, देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए। 2013 की बात करना जरूरी है क्योंकि उस साल रुपया रिकॉर्ड तेजी से गिरा था। सिर्फ 4 महीने में रुपया 29% गिर गया था। मई 2013 में रुपया डॉलर के मुकाबले 53 रुपए 67 पैसे का था। अगस्त 2013 में 69 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया। तब ना कोरोना का संकट काल था, तब ना रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लेकिन रुपया भाएं भाएं जो है वो भागा जा रहा था, डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा था। 4 महीने में 29%। और इसलिए उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भैया ये क्या है, देश का प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, दुनिया अपने अपने करेंसी को चमचमा रही है और इनके हाथों से 4 महीने में 29% गिरा जा रहा है, तो कोई भी सवाल उठाएगा। और आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है तो भारत का रुपया फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है, उस पर चर्चा नहीं होती। पुराना निकाल के चला देते, हो गया, और कोई पाठशाला की तरह आपको बता नहीं रहा कि भैया कंपैरिजन पे तो होगा।
ये वैसे ही है जैसे आप कहें कि भाई बेटा 1970 में ना मेरे पास 500 रुपए की सैलरी थी और उसमें जो है मैं राजा की तरह रहता था। अरे भैया उस वक्त बाकी चीजें सस्ती भी आती थी, आज आपकी सैलरी बढ़ी है तो चीजों की कीमत भी बढ़ी है। परिप्रेक्ष्य में चर्चा करनी होती है। 2013 में रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही कमजोर नहीं हो रहा था, यह भी देखिए रुपया उस वक्त दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले भी बहुत कमजोर हो रहा था। जैसे अगर आप देखेंगे रुपए की हालत दूसरी करेंसीज के मुकाबले, रुपीज वर्सेस दूसरी करेंसी, उनके मुकाबले हालत देखिए उस वक्त क्या थी। यह आपको दिखा रहा हूं जनवरी से लेकर सितंबर 2013, उस वक्त रुपए की हालत क्या थी डॉलर के मुकाबले। डॉलर के मुकाबले तब रुपया 15% डाउन था, कमजोर था रुपया उस वक्त। 55 रुपए से 65 रुपया पहुंच गया था। यूरो के मुकाबले, भाई किसी से तो करेंसी से ऊपर चलोगे, यूरो के मुकाबले 16% कमजोर, डाउन। यह रुपए की हालत थी। 72 रुपए से 86 रुपया पहुंच गया था। पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जो होता है, उसमें अगर आप देखिएगा तो ब्रिटिश पाउंड में 14% कमजोर था रुपया ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले, 88 से 102 रुपए पे पहुंच गया था। और आज की स्थिति में क्या है 2022 में, पिछले 6 महीने में भारतीय रुपया, अब ये देखिए 2022 और इसका कंपैरिजन दिखा रहा हूं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है वो अब कितना कमजोर है, 7.6%। ये देख रहे हैं। यूरो के मुकाबले कितना बढ़ गया भैया, यूरो के मुकाबले मजबूत हो गया, 5% मजबूत। यहां डाउन है, यहां मजबूत है। और अगर आप ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले देखिएगा, ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले भी रुपया आज की डेट में मजबूत है, 8% अप है। तो बॉस जब कंपैरिजन करने बैठ रहे हैं तो कंपैरिजन को समझना पड़ेगा ना। कुछ भी उठाए, कुछ भी बोल दिया भैया। तब डॉलर के मुकाबले रुपया 15% गिरा हुआ था, आज की तारीख में 7.5% गिरा हुआ है, तो रुपया बेहतर स्थिति में है ना। आप देखिए यूरो के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। यूरो के मुकाबले तब मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त 16% गिरा हुआ था, पाउंड के मुकाबले 14%। 80 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया। अरे भैया ये वैसे ही कहानी सुना रहे हो जैसे बाप दादा सुनाते कि हमारे जमाने में तो हम 1 रुपया की फीस में पढ़ लेते थे, आज की फीस 15,000 रुपए। अरे भैया आज के हालात में वो फीस कैसी है वो समझोगे ना। तब का 1 रुपया आज का 1 रुपया नहीं है ना, इसलिए तब चिंता होती थी और आज जो है क्या हालत है इसको आपको समझना होगा। सीधा मतलब है कि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में थी और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद भारतीय रुपया लगातार सभी मुख्य करेंसीज के मुकाबले गिर रहा था, जबकि दूसरी करेंसीज मजबूत हो रही थी। आज की स्थिति यह है कि लगभग सभी करेंसी कमजोर हो रही हैं। जनवरी 2022 से सितंबर 2022 का आंकड़ा आपको बताता हूं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इस दौरान, इस पीरियड में जो ऊपर लिखा हुआ है, 6.5% कमजोर हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले कितना हुआ कमजोर, 7.5% गिर गया। चीन की करेंसी युआन 8.7% गिर गई। यूरो 12% गिर गया है डॉलर के मुकाबले, यूएस डॉलर के मुकाबले। अगर आप देखिएगा पाउंड की बात कीजिएगा, ब्रिटिश पाउंड 15% गिर गया है। जापान की करेंसी 20% गिर गई है। येन केन प्रकारेण अपने आप को बचा रहे हैं ये लोग। और पाकिस्तानी रुपया तो 24% गिर गया है। तो बॉस इस बात को समझना होगा आपको कि आज की तारीख में भारतीय रुपया अपनी मजबूती के साथ खड़ा है दूसरों के मुकाबले। जो हालात बने हैं कोरोना के संकट काल के बाद, रूस और यूक्रेन के इस भयानक युद्ध के बाद, दुनिया तबाह हो रही है और हमारा रुपया सरवाइव कर रहा है बॉस। तो ये 80-80 लिख के लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। मूर्ख तो तब बनाया जा रहा था जब इकोसिस्टम इन सवालों को कमजोर बताता था कि अरे इसकी क्या जरूरत है। अर्थशास्त्री हमारे पीएम है। रुपए की कमजोरी या मजबूती 3 मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला, आयात और निर्यात का अंतर, यानी करंट अकाउंट डिफिसिट इसको कहते हैं।
कोई देश कितना निर्यात कर रहा है और कितना आयात कर रहा है, इसका जो डिफरेंस होता है इसको करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं, CAD। रुपए की कीमत इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा विदेशी निवेश यानी FDI कितना आ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी कितना है। 2013 में रुपया इसलिए गिर रहा था क्योंकि करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत बढ़ गया था, यानी आयात और निर्यात के बीच का गैप बहुत बढ़ गया था। और इसके अलावा विदेशी निवेश भी कम हो गया था उस वक्त यूपीए के सरकार में। विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बढ़ रहा था और यह वजह थी कि देश को चिंतित होना चाहिए था। आज श्रीलंका में क्या हो रहा है वो देखने के बावजूद, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देखने के बावजूद, दुनिया में जो हो रहा है वो देखने के बावजूद हमें अपनी हालत पर इस वक्त संतोष करना चाहिए और मेहनत से इसको बेहतर करने पे काम करना चाहिए। आपको बताता हूं इसकी स्थिति। 2011-12, 2011-12 मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, तब विदेशी निवेश कितना आया? तब विदेशी निवेश जो आया देश के अंदर वो आया करीब करीब 46.55 अरब डॉलर। और 2012-13 में 2012-13 में यही विदेशी निवेश गिर गया और गिरकर यही विदेशी निवेश हो गया 34.29 अरब डॉलर। देख रहे हैं? तो जब विदेशी निवेश गिरेगा बॉस तो रुपया तो कमजोर होगा ही ना, और बाकी भले ऊपर चढ़े आपका रुपया गिरेगा। इसी तरह से करंट अकाउंट डिफिसिट जो है यानी आयात और निर्यात का अंतर, वो अगर आप देखने जाएंगे 2011-12 में CAD जो था करंट अकाउंट डिफिसिट, वो 78.2 अरब डॉलर था और ये 2012-13 में बढ़ के ये कितना हो गया? 87.8 अरब डॉलर। तो जो महान अर्थशास्त्री थे वो दुनिया में कोरोना का संकट न होने के बावजूद, वो दुनिया में रूस यूक्रेन का युद्ध न होने के बावजूद आयात और निर्यात का अंतर घटा नहीं पा रहे थे, करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जो विदेशी निवेश है वो घटता चला जा रहा था। और इतना ही नहीं, हालात खराब होते जा रहे थे, इसलिए प्रश्न हो रहा था। और आज की स्थिति क्या है? 2021-22 में 2021-22 में जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, CAD लिख रहा है उसको, करंट अकाउंट डिफिसिट, वो GDP का कितना है? वो GDP का 1.2% है आज की तारीख में। और 2012-13 में यही कितना था? 2012-13 में ये GDP का था 5%। कहां बेहतर स्थिति है? चुन्नू मुन्नू को भी समझ में आएगा, पता नहीं एक इकोसिस्टम वालों को समझ में नहीं आता या वो आपको समझने नहीं देना चाहते। इसी तरह से विदेशी निवेश देखिए, विदेशी निवेश यानी FDI जिसको कह रहा हूं, जो देश में आ रहा है, जो आईफोन आप लेते हैं 14 अब इंडिया में बन रहा है। 2012-13 में यह गिर गया था 33% डाउन विदेशी निवेश FDI। और 2021-22 में यही विदेशी निवेश बढ़कर कितना बढ़ गया? यह बढ़ गया 23%, 23% का जंप है विदेशी निवेश में, तब जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार 2013 में 292 अरब डॉलर था, 2022 में यह 537 अरब डॉलर है। वो भी तब जैसे अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, वहां बैंकों ने जो है वो रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो लोग थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, बावजूद इसके इंडिया जो है उसमें विदेशी मुद्रा भंडार जो है 537 अरब डॉलर है। और इसलिए आपको ये चीजें समझनी होंगी जब आप देश के बारे में बात करते हैं, रुपया डॉलर की बात करते हैं। अगली बार कोई आपको समझाए तो बताइएगा कि बॉस ये देखो, ये समझो, मोदी जी की पुरानी बाइट मत चलाओ, देश की बात करो, देश किस हालात में आज, बेहतर हालात में, इसको समझो। 2013 के वक्त में वित्तीय मामलों की ग्लोबल फर्म मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द गढ़ा था जिसे कहा जाता था फ्रेजाइल 5। इसका मतलब क्या होता था कि बहुत कमजोर होना, पल भर में ढह जाना। फ्रेजाइल मतलब बहुत हल्का नहीं होता, बहुत हल्का, जैसे ये कप है,
ये बहुत फ्रेजाइल है, इसको ऐसे गिरा दूंगा टप से टूट जाएगा। तो वैसे ही फ्रेजाइल 5 का एक शब्द गढ़ा गया था जो कमजोर अर्थव्यवस्था के शब्द के संदर्भ में, और इसमें 5 देशों के नाम थे और उस 5 देश में भारत भी था। फ्रेजाइल 5 में भारत के अलावा ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और टर्की। ये हालत थी हमारी 2013 में, हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे बॉस। इसलिए पूछा जाता था कि ये क्या कर रहे हैं मनमोहन सिंह। इनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं लेकिन ये अमेरिका पर निर्भर हैं, इनकी स्थिति अमेरिका की आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करती है। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो ये देश भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं करेगी तो इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए भारत फ्रेजाइल 5 था। आज की देश तारीख में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में भारत अमेरिका को पलट के आंख दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका पे निर्भरता कम की हमने। 2011 से 2013 तक ये वो वक्त था जब भारत में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, कोरोना नहीं आया था, यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ था, दुनिया में मंदी की आशंकाएं नहीं थी, फिर भी भारत में महंगाई डबल डिजिट में थी। और 2022 में क्या हालात हैं? कोरोना से दुनिया उबर रही है, आज भी उबर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध 222 दिन से चल रहा है, दुनिया भर में मंदी का खतरा दिख रहा है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहां महंगाई सिंगल डिजिट में, जबकि भारत ऐसे में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया सफल हो रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत ने महंगाई पर कंट्रोल रखा हुआ है। तो इसलिए अगली बार आपको कोई 2012-13 का बयान सुनाए कि अरे मोदी जी तो कहते थे कि रुपया गिर गया, तो उसको कहना दोस्त ये लो पाठशाला का चैप्टर देखो, पढ़ो, लिखो, तब आके मुझसे बात करना। मैं पाठशाला का स्टूडेंट हूं, मैं सब जानता हूं, पढ़ता हूं, देश हित में सोचता हूं, सारी चीजों को कंपेयर करता हूं, तब चर्चा करता हूं। अब यहां से कट लो, आप मत कटिए, अगला चैप्टर बाकी है। पाठशाला में अब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर शॉट का चैप्टर। तेईस साल से जिस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंतजार देश कर रहा था, वो पीएम मोदी की नीतियों ने देश को डिलीवर करके दिया है। एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH एयरफोर्स का हिस्सा बना। इसे भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों के युद्ध में भारतीय सेना को मजबूत बनाएगा। इस हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। 1 मिनट में 750 गोली, समझ रहे हैं आप? मतलब जितनी देर में दुश्मन सोचेगा कि इधर गोली चली, उधर गोली चली, तब तक उसके चला चली की बेला आ जाएगी ऊपर। दुश्मन के मिसाइल और रॉकेट को हवा में ध्वस्त किया जा सकता है। दुश्मनों पर वार करने की उसकी इस अद्भुत क्षमता के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया है। जोधपुर एयरबेस में 10 प्रचंड हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए गए। इन हेलीकॉप्टर्स को एयरफोर्स में शामिल करने से पहले एक इंडक्शन सेरेमनी हुई। इसमें सभी हेलीकॉप्टर को वाटर सैल्यूट दिया गया, यानी पानी की बौछार से पारंपरिक सलामी दी गई। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ट्रेन्ड पायलट हैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वाटर सैल्यूट की और उस प्रचंड हेलीकॉप्टर की, जो उसके बारे में आपको बता। लेकिन सबसे पहले समझिए कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रचंड, ये है क्या? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या होता है, इसका क्या मतलब? देखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में लाइट का मतलब है हल्का, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कम वजन वाला, कम वजन से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में आसानी मिलती है। कॉम्बैट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी युद्ध या युद्ध जैसे हालात में अटैक करना। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या हो गया? वैसे हेलीकॉप्टर जो वजन में हल्के होते हैं और युद्ध या युद्ध जैसे हालात में अटैक करते हैं, उन्हें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो इतना तो नाम से ही पता चल गया, आपको क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या है कि इसको प्रचंड बोल दिया गया? कुछ तो होगा ना भाई, प्रचंड नाम सुन के ही
हालत खराब हो जाए। तो प्रचंड क्यों कहा गया भाई? इसकी जो अटैक क्षमता है उसकी बात करता हूं। देखिए एकदम घनघनाता हुआ हमने प्रचंड आपके सामने उतार दिया। इसकी अटैक क्षमता की बात करें तो इसमें लगे कैनन से 60 सेकंड में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। तो गोली एकदम घन घन चलती है, यानी 1 सेकंड में करीब 12 से 13 गोली चलेगी। 1 सेकंड में 12-13 गोली। यह हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट है, इसलिए इसका वजन सिर्फ 2250 किलोग्राम है, लेकिन यह अपने वजन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। यानी हथियार ले जाने की इसकी क्षमता 3000 किलोग्राम की है या उससे भी ज्यादा, 3500 के करीब। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो स्पीड है वो 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 550 किलोमीटर तक की है। यानी आमने सामने के युद्ध में 550 किलोमीटर तक मिसाइल को दाग सकता है। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन भी लगे हुए हैं, यानी डुअल इंजन जो हेलीकॉप्टर है यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसमें -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उड़ान भरने की क्षमता है। इसे 2000 फीट की ऊंचाई तक लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। अब इसकी कुछ और खासियत भी आपको समझा देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर की तकनीक बहुत एडवांस है और डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है, मतलब मेड इन इंडिया। यानी इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। किसी इलाके में, चाहे पहाड़ी हो मैदानी हो, दोनों इलाकों में बराबर क्षमता से उड़ान भर सकता है। इसे एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नाइट ऑपरेशन में, मतलब रात में निकले सॉटी करने या देखने या कोई काम से, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस हेलीकॉप्टर में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसमें इंफ्रारेड सर्च और थर्मल विजन की क्षमता है। इंफ्रारेड से आप रात में भी ढूंढ लीजिएगा। कई बार हेलीकॉप्टर रात में लौट आते हैं कि अरे अंधेरा हो रहा, वापस जाना हो, इसको लीजिए और रात में निकल चलिए, ढूंढ आइए। थर्मल विजन है, इंफ्रारेड है। इसमें सीसीडी कैमरा और लेजर रेड इनफाइंडर भी है। यह दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखता है। आज तो 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसका फ्यूचर प्लान क्या है? देश को कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है? आने वाले सालों में देश में 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हर साल 30 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना सकता है। HAL ने 145 हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन की डील साइन की है। HAL ने कहा है कि 8 साल में 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर वो पूरा कर देगा। तो पूरी ताकत के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को यह बढ़ाने वाला है प्रचंड। लेकिन हुआ क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से वो देश की रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर देश को बनाने की कोशिश में जुटे। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इसी कोशिश का नतीजा है। इसके लिए इसी साल मार्च में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3887 करोड़ रुपए जारी भी किए। HAL को 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर दिया गया। इसमें 10 हेलीकॉप्टर आपको बताया कि एयरफोर्स को दे दिया जाएगा और 5 इंडियन आर्मी को मिलेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने 377 करोड़ रुपए का फंड जारी किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई पहले से भी तो हेलीकॉप्टर होंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको 1999 का करगिल युद्ध याद करना होगा। उस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पहाड़ की ऊंचाई पर वो बैठे होते थे और नीचे से भारतीय सेना चढ़ती थी तो ऊपर से हमला करते, तो उनको एज मिला हुआ था। भारतीय फौज के लिए बड़ा मुश्किल काम था ऊपर चढ़ के कंट्रोल करना। पाकिस्तानी बंकरों पर हमला करना मुश्किल था। अच्छा, पाकिस्तानी सेना ऊंचाई का फायदा उठाकर रात में हमले कर रही थी, जिससे सेना का काफी नुकसान हो रहा था। उस समय भारत के पास भारी और बहुत आवाज करने वाले बड़े और पहाड़ी इलाकों में कम मारक क्षमता वाले हेलीकॉप्टर थे, जिससे पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर हमला करना मुश्किल था। उस दौरान पहली बार यह लगा कि अपने पास भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, तब ऊपर जाते और मार देते। करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी का गठन किया गया। इस करगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत को
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो एडवांस नाइट विजन और थर्मल विजन कैमरा से लैस हो और रात के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। सर्दियों के मौसम में यह पहाड़ी इलाकों में अटैक करने में भी सक्षम। यदि उस दौर में सेना के पास ऐसे हल्के और ज्यादा मारक क्षमता वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना के बंकरों को जल्दी ध्वस्त कर सकती थी। युद्ध में भारत का नुकसान और कम हो जाता और पाकिस्तान जल्द से जल्द करगिल की पहाड़ियों से भगा दिया जाता। यह इसकी तभी जरूरत महसूस कर ली गई कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो जरूरी है। जब जरूरत महसूस हुई तो काम शुरू हुआ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसको बनाने की जिम्मेदारी उठाई और जब जिम्मेदारी उठाई तो साल 2004 में HAL ने बताया कि उसने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद 2010 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की पहली सफल उड़ान भी हो गई। 2012 से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ट्रायल अलग अलग जगहों पर शुरू हुआ। समंदर के ऊपर, लेह लद्दाख के बर्फीले इलाकों में और रेगिस्तान में भी इसका कामयाब टेस्ट हुआ। 2014-15 में LCH को टेक्नोलॉजी क्लियरेंस भी मिल गया। इसके बाद 2022 में यानी आज इसे एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। तो पूरी ताकत जो है वो अब ये भारत की बढ़ाने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर इतना अच्छा है तो इसे कश्मीर में पाकिस्तानी बॉर्डर पर या फिर चीन के बॉर्डर पर क्यों तैनात नहीं किया गया? जोधपुर में इसकी तैनाती क्यों हुई? देखिए, LCH प्रचंड की जोधपुर में तैनाती के पीछे स्ट्रैटेजिक वजह है। भारत ने कुछ समय पहले ही अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा। इसे पहले ही कश्मीर और पठानकोट में पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात किया गया है, तो वो इलाका सिक्योर है। चीन बॉर्डर पर लड़ाकू जेट और S-400 एयर डिफेंस की तैनाती का प्लान है। रूस से जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान आएगा तो वहां तैनात कर दिया जाएगा। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता हुआ है। राजस्थान बॉर्डर को सेव करना बहुत जरूरी था। यह इलाका रेगिस्तान का है। रेगिस्तान के लिए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत कारगर है। इसलिए LCH प्रचंड को राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में तैनात करने का फैसला हुआ है। तो यह आपको समझना जरूरी था कि क्यों वहीं पर। पाठशाला में अब स्कर्ट वाले ईरान और हिजाब वाले ईरान का चल। हमारे देश में स्कूल के अंदर हिजाब पहनने को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, ये तो आपको पता है। हिजाब के पक्ष में अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं, ये भी आपको पता है। वहीं पास का ही एक देश है ईरान, वहां महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए आंदोलन कर रही हैं, ये भी आपको पता है। पाठशाला में हमने आपको ईरान के एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में विस्तार से बताया था कि किस तरह से 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आज उसी प्रोटेस्ट में ईरान सुलग रहा है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट रोकने के लिए ईरान की पुलिस अब क्या कर रही है? बर्बर तरीके अपनाने पर चली गई। यह तस्वीर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में शामिल हुई 17 साल की निका शकरामी की है, जो 1 अक्टूबर को तेहरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार को निका की डेड बॉडी उसके परिवार को सौंप दी गई। निका की नाक काट दी गई और उसके सिर पर 29 घाव के निशान थे। सिर को बुरी तरह से कुचला गया। पुलिस ने निका के परिवार वालों को धमकी भी दी थी कि अगर निका के बारे में किसी को बताया तो उनका अंजाम भी निका जैसा हो। ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में अब तक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। और आपको ईरान का प्रोटेस्ट देखकर समझना होगा कि जो लोग यहां हिंदुस्तान में हिजाब करते हैं, उनकी सोच कट्टरता के किस स्तर पर है, कंपैरिजन करना होगा। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट से वहां की सरकार बौखला गई। प्रदर्शनकारियों को गोली मारी जा रही। ईरान की धार्मिक पुलिस एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पुलिस लोगों को जबरन पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। एक महिला इस घटना का वीडियो बना रही थी। पुलिस ने इस महिला को गोली मार दी। एक बार देखिए पूरा वीडियो।
وای یا بس لباسشو کشیدن سرش جوونا لباسشو کشیدن سرش جوونا مردمو دارن میدارن وای یا بس لباسشو کشیدن سرش वीडियो बनाया तो गोली मार दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर 20 साल की हदीस नजफी की है, जो ईरान की मशहूर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी। हदीस नजफी 25 सितंबर को एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी। यह वीडियो उसी प्रोटेस्ट के दौरान का है, या कहिए उससे ठीक पहले का है। पुलिस ने उसी दौरान हदीस नजफी को भी गोली मार दी। पुलिस ने कुल 6 गोलियां मारी, जिससे नजफी की वही मौत हो गई। हदीस नजफी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी और भड़क गए थे। ईरान की महिलाएं अब हिजाब को लेकर किस तरह से परेशान है, आप समझिए। ईरान की महिलाएं अब हिजाब के बोझ से आजाद होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। ईरान के शहरों में महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर हिजाब उतारकर सरकार को चुनौती दे रही हैं। ऐसा होने के बावजूद लोगों को, लड़कियों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद वो हिजाब उतार रही हैं, सड़क पर डांस कर रही हैं। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। महिलाएं सड़क पर हिजाब उतार रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर इसको लेकर अब गुस्सा है कि हिजाब नहीं पहनना है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। तुर्की की मशहूर सिंगर एक हैं मेलेक मोसो, वो भी इस आंदोलन का साथ दे रही है। मेलेक मोसो 28 सितंबर को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर अपने बाल काट लिए उन्होंने। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मेलेक मोसो ने कैंची से अपने बाल काटकर ईरान की महिलाओं और एंटी हिजाब प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। देखिए, भारत में एक जो कट्टरवादी गैंग है वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। आप देखिए हिजाब उतारने के लिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है। बीच स्टेज पर बड़ी सिंगर ने, तुर्की की सिंगर ने बाल काट दिए अपने, और यहां लड़ाई चल रही है कि नहीं क्लासरूम में हिजाब पहन के जाएगी ही जाएगी, नहीं तो पढ़ेगी नहीं। जो ईरान आज दिख रहा है वो पहले ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में ईरान ने काफी तरक्की की थी। तब वहां सोच में खुलापन था, दकियानूसी सोच नहीं हुआ करती थी। महिलाओं को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक था। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए बताता हूं कि 60 से 70 के दशक का ईरान और आज का ईरान कितना बदल गया है। महिलाओं को लेकर पहले ये तस्वीरें देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ स्कर्ट वाला ईरान, ये भी ईरान है 1970 का ईरान, और दूसरी तरफ हिजाब वाला ईरान। एक तरफ बिकनी में महिलाएं हैं उसी ईरान के अंदर, और एक तरफ हिजाब वाला ईरान। स्कर्ट पहने, मॉडर्न ड्रेस पहने हिजाब वाले ईरान, आज के हिजाब वाले ईरान से अलग ईरान को आप देख रहे हैं। महिला पुरुष साथ बैठे हैं, आज ये संभव नहीं है। एयर होस्टेसेस को देखिए ईरान के अंदर 1970 के दशक में, और आज के ईरान को देखिए, महिलाओं की शक्ल नहीं दिखेगी। इस तरफ महिलाओं की शक्ल नहीं दिख रही, उधर शक्ल दिख रही है। और कुछ लोगों को इसमें दिखेगा कि अरे ये भोंडापन है, कम कपड़े पहने। अरे बॉस माफ कीजिए, उनको अपने हिसाब से जिंदगी जीने दीजिए। अपने हिसाब से वो जी रही थी, खुश थी। आज आप उनको जबरदस्ती गोली मारकर दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो भाई। और इंडिया में लोग देखें और सोचें कि क्या हालात आप बनाना चाह रहे हैं। आप भी यही इंडिया बनाना चाहते हैं क्या? कैसे ईरान में क्या हुआ उसको समझिए। ईरान में 1960 और 70 का जो दौर था, उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ करता था। राजधानी तेहरान का तेजी से विकास हुआ था। स्टील और कार फैक्ट्रीज बनाई गई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, महिला पुरुष साथ साथ घूम सकते थे, महिलाएं ऑफिस भी जाती थी, विदेशी कंपनियों के दफ्तर ईरान में थे, तेहरान में कई बड़े सिनेमा हॉल थे। 1973 में तेहरान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। टूरिज्म सेक्टर का तेजी से विकास हुआ। ईरान में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी। 1941 में मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के शाह बने थे। शाह ने ईरान के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया। 1949 में इसके लिए प्लान बनाया गया। तेहरान में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी।
क्लब खुल गए, डिस्को खुल गए, उस जमाने का बता रहा हूं आपको, जहां महिला और पुरुष साथ साथ जाते थे डिस्को के अंदर। यह था ईरान। ये फैक्ट्रीज देखिए उस दौर की। ये सब इसलिए भी दिखा रहा हूं कि लोग समझें कि जो कट्टरवादी सोच आपको बुर्का और हिजाब पहनने के लिए भारत में मजबूर कर रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ना सिखा रही है आजाद भारत में, सेक्युलर भारत में, वो आपको कहां ले जाना चाह रहे हैं देखिए, समझिए इन तस्वीरों से। 1963 में तो ईरान की महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिल गया था। यहां तक कि लड़कियां और लड़के जो हैं वो एक साथ फुटबॉल खेल सकते थे। 1970 तक ईरान की राजधानी तेहरान में कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट होने लगे थे। फिल्मों की शूटिंग होती थी भाई, बड़े बड़े एक्टर ईरान आते थे। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। तेल और गैस का भंडार था जिसके दम पर ईरान जो है वो तेजी से तरक्की कर रहा था। लेकिन यह सब 1979 तक ही सीमित रहा। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान इस्लामिक देश हो गया और वहां इस्लामिक कानून लागू हो गए और फिर महिलाओं की आजादी छीन ली। और आज की तारीख में उसी ईरान से तेल लेना भी मुश्किल है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा। क्या देश था और उसको क्या बना दिया। उस ईरान को देखिए और अपने प्यारे भारत के बारे में सोचिए। अब पाठशाला में हार्ट अटैक से जान बचाने वाले सीपीआर का चैप्टर खोलता हूं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे कई लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि आजकल चलते फिरते घूमते हार्ट अटैक आ रहा है। देश में जिस तरह युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए आज सीपीआर का चैप्टर बताना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक के दौरान यह एक ऐसी इमरजेंसी तकनीक है जो मरीज को अस्पताल पहुंचाने और जान बचाने के लिए बहुत बड़ी मदद के तौर पर काम आ सकती है। और यह कैसे होती है, यह आज आपको तकनीक सिखाऊंगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से हार्ट अटैक के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर किसी को भी डर और घबराहट हो सकती है। पहला वीडियो गुजरात के आणंद का है, जिसमें 21 साल का लड़का वीरेंद्र गरबा खेलते खेलते उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया, गिर गया, जमीन पर मर गया। 21 साल का लड़का, देखिए कैसे गरबा खेलते खेलते कोलैप्स। किसी को समझ ही नहीं आया कि सब क्या करें। सबको लगा कि अच्छा भला ग्रुप में गरबा खेल रहा था, अचानक हार्ट अटैक कैसे आया। अस्पताल जब तक ले गए, डॉक्टर ने कहा कि मौत हो चुकी। और इसीलिए आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी भी जिंदगी बच सकती है। क्योंकि आप हैरान हैं कि 21 साल के लड़के को हार्ट अटैक कैसे आ गया। दिल से जुड़ी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, गरबा खेल रहा था, हार्ट अटैक से कैसे मर गया। माता पिता को अब तक भरोसा नहीं हो रहा कि बेटे को हार्ट अटैक आ गया। इसी तरह से यूपी के फतेहपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रामलीला मंचन के दौरान हनुमान का किरदार निभाने वाले राम स्वरूप जी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत भी हो गई। राम स्वरूप की उम्र 55 साल थी। लंका दहन वाला सीन करते हुए राम स्वरूप अचानक स्टेज से गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। राम स्वरूप की पत्नी दर्शकों के बीच बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को इस तरह से मरते हुए देखा। लेकिन जितनी घटनाएं सामने आती हैं, उसमें एक चीज कॉमन है, या कहिए 2 चीज कॉमन है। पहली चीज तो कॉमन है कि सबको अचानक अटैक आया, किसी को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। लेकिन दूसरी बड़ी चीज कॉमन है कि जब तक लोग समझते कि क्या हुआ और अस्पताल लेकर गए, तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। यानी अस्पताल ले जाने तक में जो भी वक्त लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो वक्त बहुत घातक है। आपको उसी वक्त कुछ करना होगा, तभी जिंदगी बच सकती है। और यहीं पर सीपीआर तकनीक काम आती है। अगर किसी को सीपीआर तकनीक आती तो शायद राम स्वरूप जी की जान बच सकती थी। जैसे मथुरा स्टेशन पर 67 साल के केशवन जी की जान बच गई। केशवन अपनी पत्नी दया के साथ दिल्ली से ट्रेन से कोझिकोड जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक तबीयत खराब हुई। मथुरा स्टेशन पर अस्पताल ले जाने के लिए उतारा गया। स्टेशन पर हालात और खराब हो गई। केशवन की पत्नी को लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, इसलिए तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगातार मुंह से सांस दी गई ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान ने हार्ट पर पंपिंग शुरू कर दी ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे और हार्ट अटैक के असर को कम किया जा सके। और इस तरह कुछ मिनटों तक सीपीआर देने से
केशवन जी की जान बच गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। अगर उनको भी बाकी केसेस की तरह छोड़ दिया गया होता, अस्पताल ले जाने की हड़बड़ी में रहते और ये सीपीआर जो है वो नहीं दिया गया होता, तो शायद हो सकता था कि केशवन जी का भी वीडियो चल रहा होता कि देखिए कैसे नहीं रहे। अच्छी बात है कि वो बचे हुए हैं। यह है सीपीआर की शक्ति, जो मौत के मुंह से जाने वाले इंसान को खींचकर वापस लाती है। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि सीपीआर की तकनीक सीख लीजिए। यह मत सोचिए कि अरे मुझे क्या जरूरत पड़नी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एकदम फिट हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं अच्छा खाता हूं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। बॉस, पहली बात तो हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचाने के काम आ जाए, और दूसरा हर किसी को पता होगा तो कब कहां किसके काम आ जाएगा यह पता नहीं। इसे सिखाने के लिए एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूं, जो पाठशाला के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट के डॉक्टर ने किया है, जिससे आप डिटेल में इस तकनीक को समझ पाएंगे। और वैसे तो भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो किसी की जिंदगी बचा पाए। बहुत गौर से यह वीडियो देखिएगा। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपर्णा जायसवाल हैं। मैम, ये बताइए कि सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वो जरा डेमो करके आप बताएं प्लीज। जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त या इवन कोई अनजान गिर जाता है ज़मीन पर, और आप अक्सर देखते हैं कि उनको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, आप पल्स देखते हैं और आपको महसूस होता है कि पल्स नहीं है, तो तुरंत आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। उसमें हम अपने दोनों हाथों को बांधते हैं, हम अपनी एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और इंसान की छाती पर हाथ रख करके बिल्कुल बीच में हम कंप्रेशन देते हैं। हम इतना जोर लगाते हैं कि कम से कम इंसान की चेस्ट वॉल 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच तक अंदर जाए। ये कंप्रेशंस जो हम करते हैं बहुत तेजी से करने चाहिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन हमें करना है। जब हम कंप्रेशन करें तो याद रखिए कि एल्बोज हमारी सीधी रहें और 2.5 इंच तक पेशेंट का चेस्ट वॉल अंदर जाना चाहिए। जब आप कंप्रेशन दें, ऊपर आए तो रुके और फिर तुरंत जाएं। ये कंप्रेशंस इफेक्टिव होने चाहिए। ये इफेक्टिव इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो हार्ट है वो कंप्रेस होगा अंदर से हमारे इस प्रेशर से, और ब्रेन को ब्लड जाएगा और हार्ट को भी ब्लड मिलेगा। याद रखिए 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है चेस्ट वॉल पे। पहले ज़माने में हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते थे। इसमें कई लोग झिझकते थे और नहीं दे पाते थे, लेकिन अगर आपका कोई होम का आदमी है, याद रखिए 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको झिझक है तो डोंट वरी, ये कंप्रेशंस आप ज़रूर दीजिए 1 मिनट में 100 से 120 बार, और इफेक्टिवली। साथ ही साथ एम्बुलेंस को तुरंत बुलाएं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स डू नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड। ये तकनीक आपको जरूर जाननी चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप ये टेक्निक जानते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हार्ट अटैक में हर 1 मिनट के साथ बचने की संभावना 10% कम हो जाती है। यानी अगर 5 मिनट बेकार चले गए तो जान बचने की संभावना 50% कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के दौरान जितनी जल्दी सीपीआर दिया जाए, मरीज की जान बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे देश में हर साल लगभग 2,40,000 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर देश की 20% जनता सीपीआर तकनीक सीख ले, यानी 50%, 1,20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे देश में सिर्फ 2% लोग सीपीआर देना जानते हैं। इसे 20% तक पहुंचाना है। इसलिए पूरा प्रयास कीजिए कि यह तकनीक आप सीखें। जिन्होंने पाठशाला में ये वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो को शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जाएंगे, हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के ट्विटर हैंडल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसे देखिए, दिखाइए, देश के लोगों को जगाइए। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए पता नहीं, और आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:55 पर फिर मुलाकात होगी।